नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ साइंस फिजिक्स पार्ट 34 के साथ मैं आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हूं। इसके पहले मैंने जितनी भी सीरीज़ कराई हैं आप उनको जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जाके उनको देखें। मैंने लगभग प्रीवियस ईयर में आने वाले सारे क्वेश्चन को कवर किया है, तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फिजिक्स है ब्रीफली रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। ये कुछ हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे होते हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। बिजली के कंडक्टर बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। देखिए, बिजली के कंडक्टर का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए सबसे सूटेबल धातु जो होती है वो होती है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन बलून तैरने के कारण ऊपर जाता है। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है कि अगर हम किसी बलून में हाइड्रोजन गैस भर देते हैं तो वो लगातार कंटिन्यूअस ऊपर कैसे जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गुब्बारे का वजन इसके द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है। देखिए, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी जब उत्प्लवन बल वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगी। कंसेप्ट ये होता है कि जो हमारा उत्प्लवन बल होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और जो हमारा भार होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर हमारा जो फोर्स है वो हमारे भार से ज़्यादा होगा तब हम तैरने में सहायक होंगे। यही कारण है कि गुब्बारे का जो वजन है इसके द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है, और जो हमारा उत्प्लवन बल होता है वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ढकेलते जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दृष्टि वैषम्य के दोष को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना चाहिए। देखिए, ये जो दृष्टि वैषम्य का दोष होता है इसमें क्या होता है कि इसमें गोल चीज़ आपको लंबी दिखाई देने लगती है, तो इसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। जो अवतल लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा उत्तल लेंस होता है दूर दृष्टि दोष में इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा बाईफोकल होता है वो जरा दृष्टि दोष। देखिए, जरा दृष्टि दोष मतलब होता है, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो इसमें क्या होता है कि नज़दीक और दूर दोनों ही वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, तो हम बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें उत्तल और अवतल का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लेज़र में, जिसको नियॉन लेज़र कहते हैं, सभी परमाणु जो प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए, उनका जो नेचर होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनका जो आयाम है वो भी सेम होगा, उनका जो फेज़ है वो भी सेम होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिक ताप क्षमता प्राप्त की है। इसका उत्तर हो जाएगा पानी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पानी की प्रॉपर्टी है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम कम होता है। जब टेम्परेचर जो होता है ये ग्रेटर देन 4 हो जाता है तो फिर इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है और इसका घनत्व कम होने लगता है। तो ये पानी की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है। आप कहीं भी देखेंगे कि गाड़ियों के इंजन में या कहीं भी कूलेंट के रूप में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के द्वारा पानी जल्दी जल्दी जो है ठंडा होता है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। तो इसकी हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी स्थान का तापमान अचानक बढ़ जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घट जाएगी। देखिए, जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब होता है कि आर्द्रता डिवाइडेड बाई जल की आर्द्रता, पानी की आर्द्रता। ठीक है, हम पानी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें जो वायु होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब होती क्या है कि पानी की आर्द्रता बढ़ने लगती है, और जब ये बढ़ने लगेगी तो जब ये हमारी बढ़ने लगेगी, इंक्रीज़ होने लगेगी, तो हमारा जो कंप्लीट सापेक्ष घनत्व होता है, सापेक्ष आर्द्रता होता है, वो कम होने लगता है। तो हमारी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा निम्न में से किससे अधिक है। देखिए, अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले आता है गामा, गामा के बाद आता है एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आता है यूवी रेज, यूवी रेज के बाद आता है आपका इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद आता है आपका रेडियो वेव्स।
रेडियो वेव्स में आ जाता है आपका शॉर्ट और लॉन्ग। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं हमारी जो तरंगदैर्घ्य है वो बढ़ती है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड यूवी, एक्सरे और गामा रे, इन तीनों से ऊपर है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा इंफ्रारेड किरणें। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीले का पूरक रंग कौन सा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपड़े धोने के दौरान हम इसके कारण इंडिगो का उपयोग करते हैं। देखिए हमको उचित पिगमेंटल संरचना प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हमारा कपड़ा थोड़ा सा चमकदार हो जाता है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी में संग्रहित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। देखिए घड़ी के अंदर होती है स्प्रिंग, और स्प्रिंग में सदैव स्थितिज ऊर्जा होती है। जब आप हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हुक्स लॉ में जो फोर्स होता है इज प्रोपोर्शनल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये जो K होता है ये हमारा हुक्स कांस्टेंट होता है, ये होता है हुक्स कांस्टेंट। तो स्थितिज ऊर्जा के द्वारा ही हमारी घड़ी चलती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। थर्म किसकी इकाई है? तो थर्म इकाई है हीट की। आपने सुना होगा BTU, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगर हम शक्ति की बात करें इसकी इकाई होती है वाट। प्रकाश की बात, दूरी की बात करें इसकी होती है मीटर। प्रकाश की बात करें इसकी होती है कैंडिला। ये सब आपको पता ही है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूटन का पहला नियम गति की अवधारणा देता है। देखिए जो न्यूटन का पहला नियम है उसका स्टेटमेंट ये है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो देखिए दोस्तों इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और यही गुण वस्तु का जड़त्व कहलाता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व के बारे में बताता है, और जो हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है सेकंड लॉ, वो बल के व्यंजक के बारे में बताता है, बल के व्यंजक के बारे में बताता है, व्यंजक। और जो हमारा तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानी का एक तालाब कम गहरा दिखाई देता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। देखिए जहाँ पे भी भ्रम की स्थिति होगी वहाँ पे अपवर्तन होगा। जैसे जब हम गिलास में सिक्का डाल देते हैं पानी डाल के तो हमको थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, या तालाब में जो मछलियाँ तैरती हैं उनको मारने के लिए शिकारी थोड़ा उनके जस्ट ऊपर वास्तविक स्थान से थोड़ी ऊंचाई पर वार करता है, या जब हम बाल्टी में छड़ रख देते हैं तो छड़ हमको टूटी हुई दिखाई देती है। इन सब का कारण अपवर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि एक माध्यम से प्रकाश की किरण आई, यह जो है हमारी पॉलिश सरफेस है, टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर हम विवर्तन की बात करें तो जब हम एक श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। अगर हम ध्रुवीयकरण की बात करें तो देखिए जो प्रकाश की किरणें होती हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी प्रकाश की किरण है, इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट भी हैं, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी हैं। जब इनको हम एक पोलराइजर से गुजारते हैं, गुजारने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाती हैं, एक प्लेन में आ जाती हैं। इसमें से हम मैग्नेटिक कंपोनेंट को हटा देते हैं, यही परिघटना ध्रुवीयकरण कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य को ज्ञात सबसे पुरानी प्रकार की ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा। बाकी पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा ये अभी हाल ही में इनकी खोज हुई है। खोज क्या हुई है? इनके ऊपर रिसर्च होना शुरू हुआ है और इनसे हम ऊर्जा उत्पादन करना प्रारंभ किए हैं। देखिए पवन ऊर्जा क्या होता है कि इसमें हम पवन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और पवन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन और सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए ये हमारा
भारत का निचला स्टेट है, ठीक है, दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। देखिए इधर हमारा पड़ता है अरब सागर, इधर पड़ता है अरब सागर, इस साइड पड़ता है बंगाल की खाड़ी, यह है बंगाल की खाड़ी, और नीचे हमारा है हिंद महासागर। तो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जहाँ जहाँ सागर है वहाँ पर हवाएं तेज चलती हैं, और जब हवाएं तेज चलेंगी तो यहाँ पर हम पवन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है? तो राजस्थान में सबसे अच्छा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। दूसरी बात है कि कर्क रेखा पर पाए जाने वाले जितने भी नगर हैं वहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन हम उचित रूप से कर सकते हैं। और जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, और कर्क रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री की रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है थर्मल ऊर्जा। देखिए कोयला क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था का एक आधार है। और कैसा आधार है? अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो जो हमारी सबसे प्रारंभिक ऊर्जा होती है उसका उत्पादन हम कोयले की ऊर्जा से करते हैं, और जब हमको कोयले से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है फिर हम ऊर्जा का कन्वर्जन करते हैं। अगर हमको तापीय ऊर्जा चाहिए थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, अगर हमको इलेक्ट्रिक ऊर्जा चाहिए तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कोयले से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का बड़ा महत्व है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं क्योंकि देखिए यह पृथ्वी के चारों ओर और अपनी धुरी पर घूमने के लिए समान समय लेता है। कहने का मतलब है, मैंने आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताया था। देखिए पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है, और जो चंद्रमा है वो भी 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाता है। तो हमको हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा यहीं पर है, और हमको चंद्रमा का सिर्फ सामने वाला फेस दिखाई देता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ी इलाकों में पानी की पाइप अक्सर ठंडी रातों में फट जाती है क्योंकि देखिए पाइप में पानी जम जाता है और जमने पर पानी फैलता है। देखिए ऐसा क्यों होता है? जब पानी, मैंने आपको बताया था पानी के बारे में, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 से -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, इसका जो आयतन है वो घटता है। अब जब -4 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका जो आयतन है वो बढ़ना शुरू होगा, और जब इसका आयतन बढ़ना शुरू होगा तो वो जो पाइप है उस पाइप को फाड़ देगा, क्योंकि उसके आयतन में अत्यधिक प्रसार होने लगता है। और यही कारण है कि ठंडक में पहाड़ी इलाकों में पानी वाले पाइप फट जाया करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि उसी ऊंचाई से गिरा एक पत्थर तेजी से गिरता है। तो देखिए इसका होगा, एक पैराशूट का जो सतह क्षेत्रफल होता है बड़ा होता है और वायु प्रतिरोध अधिक होता है। देखिए हम पैराशूट कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, और जब इसको हम लेके कूदते हैं तो इसके अंदर हवा भर जाती है। इसके एरिया को हम बड़ा कर देते हैं और इसके अंदर हवा भर जाती है, एयर रेजिस्टेंस लगता है, और हमारा जो पैराशूट है धीरे धीरे नीचे उतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो स्लिंग साइकोमीटर का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है? ये बल्ब की ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, बल्ब की ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, मापता है, ठीक है। अब जो हमारा काटा थर्मामीटर है, तो काटा थर्मामीटर ये विंड स्पीड को मापने का काम करता है, ठीक है। अगर हम एनीमोमीटर की बात करें तो ये भी विंड स्पीड को मेज़र करने का काम करता है। और अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो वो बुखार वगैरह चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है, देखिए परवलयिक अवतल। देखिए कुछ इस तरीके से होता है जो गाड़ी की लाइट्स होती हैं, और ये अवतल इसलिए होता है कि जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो पड़ने के बाद ये एक बिंदु पर इनको इकट्ठा करता है। एक बिंदु पर इकट्ठा करने का फ़ायदा ये होता है कि रास्ते में हमको जहाँ पर देखना है वहीं पर दिखाई देता है। अगर ये सारी किरणें फैल जाएंगी तो हमको प्रॉपर व्यू नहीं मिलेगा, इसलिए हम परवलयिक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की श्रृंखला, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की श्रृंखला भी पसंद आई होगी। तो इसको देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।